नमस्कार। आज हम लोग जापान की यात्रा पर चलते हैं और जहां हम जापान के मत्स्य उद्योग की जानकारी प्राप्त करेंगे। जापान सुदूर पूर्व एशिया महादेश में स्थित है तथा इसे हम उगते सूरज का देश के रूप में जानते हैं। जापान की जो खाद्य संस्कृति है उसमें चावल और मछली मुख्य है। तो मछली के उत्पादन में जापान विश्व में चौथे स्थान पर है। जापान की कुल भूमि विश्व की 0.26% है, जहां विश्व की 3% आबादी वास करती है। ऐसी परिस्थिति में एक बड़ी जनसंख्या की उदयपूर्ति हेतु जापान का ध्यान मत्स्य उत्पादन की ओर गया और वहां की 20% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मछली के उत्पादन से जुड़ी हुई है। यदि हम वार्षिक मत्स्य उत्पादन को देखें तो चीन, भारत, रूस के बाद जापान का स्थान आता है। चीन का वार्षिक मत्स्य उत्पादन 16.98%, भारत का 4.55%, रूस का 4.51%, जापान का 4.7%। उसी प्रकार यदि हम उसके उपभोग को देखें तो जापान में प्रति व्यक्ति वार्षिक जो खपत है मछली उत्पाद का वह जापान में 65 पाउंड है। ब्रिटेन में उसकी तुलना में 40 पाउंड है तथा जर्मनी में 20 पाउंड है। कभी जापान विश्व में 40% द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक वह विश्व का 40% मत्स्य उत्पादन करता था, लेकिन उसके पश्चात उसका उत्पादन घटा तथा विश्व के अन्य देश इस ओर अपना उत्पादन बढ़ाया है। तो हम देखेंगे जापान की क्या अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसने यहाँ के मत्स्य उद्योग को विकसित करने का मौका दिया है। पहला अनुकूल स्थिति थी खाद्य पदार्थ का अभाव। जापान की भूमि काफी कठोर और विषम है, जहाँ की अधिकांश भूमि पर्वतीय और पठारी है। सिर्फ कृषि योग्य भूमि 12.4% है। तो अन्न उत्पादन निश्चित रूप से वहां कम होगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों का ध्यान समुद्र की ओर और मछलियों की ओर गया। दूसरी यहाँ की स्थिति है, जापान की अनुकूल स्थिति है, वह है द्वीपीय स्थिति। जापान में होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु मुख्य द्वीप हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ छोटे बड़े 1750 द्वीप हैं। द्वीपीय स्थिति होने के कारण यहाँ के जो तट रेखा है की लंबाई है वह काफी ज्यादा है। तीसरी स्थिति है कटी छटी तट रेखा। हम देख रहे हैं मानचित्र में, जापान के मानचित्र में कि इसकी जो किनारे हैं, बाउंड्री है, वो काफी सीधी नहीं है बल्कि काफी कटे छटे हैं। इस स्थिति में इसकी जो तटीय रेखा की लंबाई है
वह 27,200 किलोमीटर है। यदि हम भारत को देखें तो भारत से लगभग 4.5 गुना इसके तटीय रेखा की लंबाई है। तो फलतः इसे एक बड़ा क्षेत्र मत्स्य पकड़ने का मिल जाता है। कई बंदरगाहें स्थापित हो गई हैं। चौथा यहाँ है गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिलन। आप यहाँ देखें तो यहाँ उत्तर की ओर से क्यूराइल ठंडी जलधारा और दक्षिण की ओर से क्यूरोसियो गर्म जलधारा करके इस होंशु के तट पे मिलती है। फलतः यहाँ पर प्लैंकटन नामक घास पैदा होने के अनुकूल स्थिति बनती है और प्लैंकटन मछलियों का मुख्य भोज्य पदार्थ है। इसके एक और अनुकूल दशा यहाँ पर है, परिस्थिति है, वह उच्चावच। इसके पूर्व मैंने बताया कि यहाँ का अधिकांश 85% भाग पर्वतीय और पठारी हैं, मैदानी क्षेत्र काफी कम है। फलतः कृषि का विकास नहीं हुआ है। कृषि का विकास हुआ लेकिन उत्पादन अनुकूल नहीं हो पाता, पर्याप्त नहीं हो पाता है। दूसरी, कम समतल भूमि के कारण चारागाह की कमी है, चारागाह क्षेत्र की कमी है। फलतः प्रोटीन देने वाले पशु, दूध देने वाले पशुओं का यहाँ पर अभाव है। अतः प्रोटीन की आवश्यकता के लिए लोगों का ध्यान मछली की ओर ही गया। एक अनुकूल यहाँ की स्थिति जलवायु की। जापान जो कि उत्तरी पूर्वी एशिया में है, तो यहाँ की जलवायु है वह समशीतोष्ण है। समशीतोष्ण जलवायु में मछलियां शीघ्र खराब नहीं हो पाती हैं। और सातवां एक मुख्य जापान की विकास के लिए है, मत्स्य उद्योग के विकास के लिए कारण है, वह है तकनीकी विकास। जापान, जैसा हम जानते हैं कि तकनीकी विकास काफी अधिक हुआ है। तकनीकी विकास होने के कारण यह अधिक गहराई तक अपने जहाजों को ले जाने में समर्थ है। जहाज पर ही रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की सुविधा होती है और यंत्र बड़े बड़े लगे होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर फिशिंग वेसल्स अर्थात मत्स्य मारक बड़े बड़े जहाज होते हैं जो काफी गहराई तक अंदर समुद्र तक वह जाती है। महीनों वहाँ वो जहाज रहते हैं। उसी जहाज पे सारी व्यवस्था होती है उसे पैकिंग करने के लिए, और अन्य जो प्रोसेसिंग जितनी भी हैं वो जहाज पर चलते रहते हैं और दूसरे जलयान वहाँ जा करके इन उत्पादों को लेकर के विदेशों में पहुँचाते हैं। तो ये जो तकनीकी विकास ने जापान के मत्स्य उद्योग को काफी बढ़ाया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं। तो हम यदि अध्ययन करें तो इसे 3 भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है तटीय मत्स्य उत्पादक क्षेत्र। ये क्षेत्र उनके तट के आसपास के क्षेत्र हैं और यहाँ हम देखें तो तट के पास लाभ मिल रहा है और ठंडी और गर्म जलधाराओं का, क्यूरोसियो और क्यूराइल धाराओं के संगम का लाभ मिल रहा है इसको। और यहाँ पर जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं मुख्य रूप से वह हेरिंग, सार्डाइन, मैकरल, कॉड, ट्राउट, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जापान का जहाँ पर 50% उत्पादन होता है। दूसरा क्षेत्र है अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र समुद्र तट से दूर गहरे सागरों की ओर। तो इन सागरों में जब
यहाँ पर यांत्रिक जहाज उपलब्ध है, तो वहाँ पर दूर जा करके यहाँ पर मछली पकड़ी जाती हैं और कुल मछली उत्पादन का 49% दूर आर्कटिक महासागर तक के क्षेत्रों तक पकड़ी जाती हैं। और इसमें जो मुख्य मछलियां हैं अब तक क्षेत्र में वह है शिपजैक, स्कीपर, मूलेट, शार्क, सार्डाइन आदि। और तीसरा एक इसका छोटा क्षेत्र है उत्पादन का, और तीसरा क्षेत्र है आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र में झील, नदियां, तालाब, खेत हैं और इससे काफी कम, सिर्फ 1% के आसपास उत्पादन होता है। अब यदि हम इसे का अध्ययन देखें कि कौन कौन से यहाँ पर बंदरगाह हैं मुख्य और प्रधान क्षेत्र कौन से हैं, तो उस रूप में हम देखें तो एक है आपका जापान का जो उत्तरी भाग है होक्काइडो द्वीप। होक्काइडो द्वीप के निवासी हुआ करते हैं एनू, प्राचीन निवासी हैं। वे काफी प्रवीण होते हैं मछली पकड़ने में, तो उसका लाभ जापान को मिला है, इस होक्काइडो क्षेत्र को मिला है। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हेरिंग, वीड, साल्मन, क्रैब मछलियां पकड़ी जाती हैं। हम बता दें कि एक मछलियां अलग अलग प्रकार हैं, विशेष क्षेत्रों में ही जापान में विशेष रूप से पकड़ी जाती हैं। तो होक्काइडो के मुख्य जो केंद्र हैं वह हेकोडेट, अवशारी, वकाना। उसी प्रकार से एक दूसरा क्षेत्र जापान का है वह है उत्तरी होन्शु का पूर्वी तट। और यह होक्काइडो के बाद तीसरा प्रमुख क्षेत्र है। इसमें प्रधान क्षेत्र हैं जो केंद्र हैं वह है अमोरी, कामाइशी, निगाता। उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, दूसरा महत्वपूर्ण प्रधान क्षेत्र है जापान का, वह है दक्षिण जापान क्षेत्र। यहाँ हम देखें, यहाँ पर आंतरिक सागर हैं, ये काफी सुरक्षित हैं, शांत होते हैं। यहाँ काफी कटे छटे हैं, तो यहाँ पर काफी अनुकूल दशा है मछलियों के रहने के लिए। फलतः यहाँ पे काफी उद्योग का विकास हुआ है। मुख्य में ओबासी, नागासाकी, शिमोनोसेरी, तोबाता, फुकुओका, और कुल यहाँ पर लगभग 2000 फिशिंग पोर्ट्स हैं जापान में, जहाँ पर मछलियां पकड़ी जाती हैं और उन बंदरगाहों पर आकर जहाज रुकते हैं। यदि हम इसके व्यापार को देखें तो जापान अपने कुल उत्पादन का 65% उपभोग करता है। शेष 35% मत्स्य उत्पाद का निर्यात करता है। और मछली के अतिरिक्त तेल, मूंग, दवाइयाँ मुख्य उत्पाद हैं इसके। और 1 लाख मीट्रिक टन तेल का जापान प्राय निर्यात करता रहता है। यदि हम यहाँ पर देखें कि जहाँ जो बोट हैं तो लगभग 4,16,000 पंजीकृत बोट हैं जो मछलियों पकड़ने का कार्य करती हैं। और वार्षिक जो उपभोग है इस देश में वह 7.5 मिलियन टन। जापान रेल का सबसे बड़ा आखेटक क्षेत्र रहा है। जबकि 1946 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन बना कि व्हेल प्रजाति की मछलियां संकटग्रस्त है, संकटमय है, लुप्तप्राय होने वाली हैं, उनकी रक्षा के लिए इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन बनी। लेकिन 1951 में जापान उससे अलग होकर के पुनः व्हेल का उत्पादन करने लगा है। तो एक बड़ी समस्या हो गई है व्हेल प्रजाति के अस्तित्व का, जिस पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि बाजार के रूप में देखें, टोक्यो, जापान का टोक्यो सबसे बड़ा बाजार है और प्रतिदिन यहाँ से 2300 टन मत्स्य उत्पाद की बिक्री
होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान की भौगोलिक दशाएं, वहाँ का तकनीकी विकास आदि कारणों ने जापान के मत्स्य उद्योग को एक सफलता प्राप्त की है और यह जापान के आर्थिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।